फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर के अलावा? 15 मार्कर। और 15 मार्कर के अंदर के कितने क्वेश्चन आते हैं? ये कितने वर्ड्स का एक क्वेश्चन होता है? टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 2500 और 1500, 4000। 3 घंटे में कितने वर्ड्स लिखना है? आरएएस के पेपर के अंदर 2250 से 2500 वर्ड्स लिखने होते हैं 3 घंटे में। सिमिलरली आरजेएस के अंदर भी 2000 समथिंग वर्ड लिखने हैं, पर आईएएस बनने के लिए 3 घंटे में कितने वर्ड लिखना है? ये मैंने पास्ट में भी कहा है। मैं तुम लोगों को बोलूं माई सेल्फ पे ऐसे लिख दो, खुद पे, खुद के ऊपर 4000 वर्ड लिख दो। मैं ये हूं, मैं इतने बजे नहाता हूं, इतने बजे धोता हूं, कुछ भी, मुझे ये पसंद है, गाने लिख दो। 3 घंटे में वो भी नहीं कर पाओगे। और यहां तो 3 घंटे में कैसा काम करना है? जीएस सोचो, खतरनाक देने होते हैं। जीएस 3 के क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन आया इकोनॉमी का, दूसरा क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर का, तीसरा क्वेश्चन आया साइंस एंड टेक का, चौथा क्वेश्चन आया डिजास्टर मैनेजमेंट का, पांचवा क्वेश्चन आया इंटरनल सिक्योरिटी का, छठा क्वेश्चन और भी पता नहीं कहां का। कॉम्बिनेशन चल रहा है सबका। मुझे क्वेश्चन समझना भी है और लिखना भी है। समझ में आया? 2 घंटे का ब्रेक मिल गया तुमको। फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद पहले लिखे तुमने 4000 वर्ड्स, फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर कितने लिखे वर्ड्स? एक दिन में कितने वर्ड्स? सबसे बेस्ट नींद अगर पूरी की पूरी लाइफ में तुम्हें कभी आएगी तो वो आएगी मेंस का पेपर देने के बाद। तभी मेंस निकलेगा। मैं दोनों पेपर, पापा ड्राइव करते थे और मैं सोता हुआ आता था पिछली सीट, एंडेवर में हूं लेटता हुआ, जैसे पता नहीं क्या हासिल करके आया हूं। और हासिल हो भी जाता था मेंस क्लियर, क्योंकि आपको लिटरली इतने वर्ड लिखने हैं। ये ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अभी जब मैं तुम्हारे ऑप्शनल के पेपर क्लास में लिखवाना शुरू करूंगा तो मैं शुरू में तुम लोगों को दूंगा 10 क्वेश्चन, फिर दूंगा 15, फिर दूंगा तुम्हें 20, 3 घंटे में लिखने को। और जिस दिन तुमने 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कर लिए, उस दिन तुम्हें नींद आएगी 101%, बिना कुछ लिए। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा बताओ? ऐसा जनरली क्यों होता है? क्यों थक जाता है इंसान? भाई बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, ठीक है, भले तुमने नहीं की होगी पर तुमने बॉडी बिल्डर्स तो देखे होंगे। हाँ भाई आज मैंने डंबल उठाया, तो धीमे 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 बाइसेप्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? मसल फाइबर्स होते हैं। मैं जितना वेट उठाऊंगा फाइबर्स टूटते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? टूट। तो इसलिए दर्द होगा उस दिन। मैं घर जाऊंगा, दूध पनीर प्रोटीन अगर लूंगा तो फिर वो प्रोटीन अगर आएगा, फिर वो दोबारा के जहां पर मसल डैमेज हुई थी वहां पर प्रोटीन जाके चिपक जाएगा और वो मसल रिकवर होगी। जितना तुम मसल को तोड़ोगे उतना प्रोटीन आएगा, उतनी मसल पहले से बड़ी होती जाएगी। तुमने पहले मसल को डैमेज किया, फिर तुमने उसको फीड किया, फिर उसका साइज बड़ा हुआ। सिमिलरली न्यूरॉन्स के साथ होता है। किसके साथ होता है? इन न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? मैं दिन भर जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं, मेरे न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं। न्यूरॉन्स कुछ नहीं होते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। जितना ये सिग्नल पास करेंगे उतना ये डैमेज होते हैं। रात के टाइम पर 1 से लेकर 3 बजे सबसे ज्यादा हील होते हैं। तो तुमने जितना भी दिन में पढ़ा है वो तुमको रात में जब अच्छी साउंड स्लीप लोगे तब तुम्हें याद आएगा। 1 से 3 बजे अपन चला रहे हैं इंस्टा, होता है कि नहीं होता? ना हमको याद होता, और सुबह भी ऐसे, जो हनी सिंह का गाना है, सूजी सूजी आंखें, सूजी सूजी आंखों के संग, क्यों वरुण? नो सर। तो ऐसी सूजी आंखों के साथ फिर जगना होता है आपका। अल्टीमेटली जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा न्यूरॉन्स डैमेज होंगे और उतना ही न्यूरॉन्स को हील करने का टाइम लगेगा। अब स्मार्ट वर्क क्या होगा कि मैं लिखने के साथ साथ और भी ज्यादा फोकस किस पे करूं? डायग्राम्स पे। किस पे करूं? अब डायग्राम एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया। इस डायग्राम के अंदर मैपिंग, फ्लो चार्ट्स, वो विशेष साइकिल, वर्चुअल साइकिल्स, वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। क्लास अभी नई है, मुझे मालूम है तुम मैपिंग की वजह से डर भी जाओगे, पर हकीकत ये है कि तुमको मैपिंग आनी चाहिए। अब इररिस्पेक्टिव वो किसी भी जीएस के अंदर तुम उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तुम पॉलिटी का भी अगर कोई क्वेश्चन दोगे, फेडरलिज्म, तो उसके अंदर भी मैप बना सकते हैं। बता देंगे कि जस्ट इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद इंडिया का मैप कैसा था और आज इंडिया का मैप कैसा, कंपैरिजन कर देंगे। अब नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा है, आप अल्टीमेटली किसी भी तरीके से मैपिंग का कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमको वर्ल्ड मैप बनाना शुरू करना है, समझ में आया? और धीमे धीमे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक वीक के अंदर अपन सीख भी जाएंगे, ठीक है? पर लास्ट हमारी क्लास का छूटी थी, क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? कौन आवाज कर रहा है? ध्यान ध्यान तुम्हारा।
लास्ट क्लास का ड्रॉप हुआ था हमारा शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, वो शेप ऑफ व्यू पे आगे चलो फिर। तो शेप ऑफ अर्थ में हमने लास्ट देखा क्या था? अर्थ ऑलमोस्ट फ्लैट कहां है? नियर दी। और बल्ज कहां पर है इसका? इक्वेटर। ऑलमोस्ट ही ऐसा ही, समझ में आया? तो रेडियस छोटा किधर होगा? पोल्स पे। और रेडियस बड़ा किधर होगा? इक्वेटर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या लगता है? ग्रेविटी। पहले स्टेटमेंट लिखो। ड्यू टू नियरनेस of the poles from the center of the earth as compared to the distance of the center to the equator, due to lesser radius, the gravity is felt more at the poles. The distance, ऐसे लिखो, the equatorial distance, the equatorial distance डैश लाइक लिखो, डायमीटर। इक्वेटर अराउंड कितनी थी? 12,756। और इधर कितना था? 12,712। लिख लो, इज अराउंड 12,756। Thus, it can be said that the radius is around 6,400 kilometers. अराउंड में लिख। अर्थ का रेडियस कितना है? अराउंड 6,400। अराउंड में लेके चल रहा है, फिक्स नहीं है। अब यहीं पे छोटा सा स्टार बना के लिखो, नोट। The study of radius of the earth has several technological implications. Apart from its geographical importance. That is geographical importance. That is, it has helped in the location of satellite launching centers across the globe. हमने फर्स्ट डे भी यही कहा था कि आप जो ऑप्शनल पढ़ रहे हो वो किस लिए पढ़ रहे हो? ज्योग्राफर बनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए? अब मैंने अगर कोई टॉपिक पढ़ा तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या रोल है? हमने देख लिया कि डिस्टेंस ज्यादा किधर है? इक्वेटर। और जितना मैं सेंटर से दूर जाऊंगा उतना ही कम क्या लगेगा? ग्रेविटी। तो अगर मुझे सैटेलाइट लॉन्चिंग लॉन्च पैड अगर कहीं पे बनाना है, सैटेलाइट लॉन्च पैड बनाना है, तो मैं किधर बनाऊंगा? बिल्कुल नॉर्थ पोल, क्या फिर कोशिश करूंगा इक्वेटर के पास आए? अब हर कंट्री ज्योग्राफिकली इक्वेटर के पास तो है नहीं, पर वो कोशिश करेगा इक्वेटर के पास अपने स्टेशन बना पाए।
अब कौन से कंट्री के कौन कौन से स्टेशन, अब देखो ये GS3 के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरिंग एनी लोकेशन एज अ सैटेलाइट लॉन्च पैड, तो उसके अंदर तुमको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी में फिर डायग्राम आ जाएगा। अब बिना बात करे बोर्ड पे देखना है कि हमको डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताने की कोशिश करूंगा, फिर तुम अपना भी तरीका बना सकते हो, पर 2-3 की चीजें बस उनका तुम्हें ख्याल रखना, ठीक है। हमेशा अगर कोशिश करो, शुरुआत करो तो नॉर्थ अमेरिका से शुरू करना। एक्यूरेट लाइन कभी भी नहीं बनाना, छोटा मोटा एरिया खा भी जाओ तो भी चलेगा, बस दूर से देखने में लगना चाहिए कि ये एरिया एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया? अभी ऊपर से देखने में लग रहा है कि हाँ हाँ नॉर्थ कोरिया ही है। अब इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई लोग इसको एसिड में बनाते हैं, दोनों ही सेम होंगे, इसको या तो ऊपर उठा दो या कैसे बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। वहां पर उस समय अभी हमने देख लिया कितने वर्ड लिखने। अभी ऐसे इमेजिन करो, अगर मेरी कॉपी है, मुझे कॉपी के अंदर आधा पेज भरना है, तो तुम अगर लिखने बैठोगे तो तुम्हें आराम से 3 से 4 मिनट लगेंगे। तभी तो 7 मिनट में आके तुम 2 पेज लिखोगे, तुम्हें एक पेज में इतना टाइम तो लगेगा लगेगा। और तुम डायग्राम यानी कि ये मैपिंग वर्क हार्डली 15 से 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम्हारा टाइम कितना बच गया? एक तरफ तो तुम्हें कितना मिनट लगा? 3, और एक तरफ तुम्हें 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। फटाफट से तुमने मैप बना दिया, वहां पे लोकेशन पॉइंट आउट कर दी। और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर तुमको मुझे नंबर देने ही है तो तुम मेरा काम इजी करोगे या फिर और मुश्किल करोगे? इजी करोगे। इजी कैसे करोगे? मुझे पढ़ने पे ज्यादा मजबूर करोगे, फिर पॉइंट्स में लिखोगे या फिर मैप बनाओगे? पॉइंट्स एंड मैप, तो नॉलेज और कंटेंट तो सेम है, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। अब कोशिश करना हमेशा, अभी बनाओ कोई मत, बस इधर फोकस करो। हमने देखा था यहां पर वो अलग गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है, डायनासोर वाइप आउट हुए थे जुरासिक पीरियड, ठीक है। ये ऊपर इधर से छोटा सा ऊपर से निकला हुआ है कनाडा, यहाँ पे ये वाला रीजन है, ऐसे 2-3 कर देना इधर, ऐसे 2-3 ऐसे शेड से निकाल देना। यहाँ पर अलास्का है, यहाँ पर क्या है, और नीचे आके इधर ये छोटा सा वो पनामा वाला स्थान, ठीक है। जहां इसको बिल्कुल चोंच पे लाके खत्म कर दे, और जैसे आपने चोंच पे लाके खत्म किया, अब इसी चोंच से सीधे सीधे चलना है, लाइन ऐसे रखना और ऐसे आके कट कर देना, इसी के आगे नीचे। यहां से मैंने घुमाया, इसी चोंच के आगे से फिर मैंने कर्व लिया और नीचे तक पहुंचा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, एक उल्टा वी बना दिया, दिख रहा है यहां पर, इसी चोंच से लाके मैंने एक उल्टा वी बना, बस एक वाला वी मैंने तीखा लाके यहां छोड़ दिया और एक मैंने सीधा नीचे तक पहुंचाया। अब इसको मैं यहां से आके सीधा सीधा जोड़ दूं, ये क्या हो जाएगा मेरा? साउथ अमेरिका। क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस पूरे के पूरे मैप के अंदर कोई 2-3 चीजें जिन पे तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो वो है इक्वेटर कहां से जा रहा है। तुम मैप उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा बना दो चलेगा, नॉर्थ अमेरिका को तुम रशिया का मैप बना दो चलेगा, एक बार को कुछ भी बना दो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने इक्वेटर कहां से निकाल दिया हो। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। प्री के अंदर भी हर साल क्वेश्चन आता है, विच कंट्री फॉल ऑन द इक्वेटर लाइन, कौन से कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं, वो तुम्हारा इधर से कॉमन सेंस यहीं से डन हो जाएगा। तो ये जो मैंने ऐसी तीखी तीखी से जो चोच बनाई है, ये इसीलिए बनाई क्योंकि यहां से क्या जा रहा है मेरा? इक्वेटर। अब ऐसे इमेजिन करो, मैंने यहां से आगे इक्वेटर बना दिया, ये रहा इक्वेटर, ऐसे ही जा रहा है। अब जहां इक्वेटर जा रहा है, मैं उसके थोड़ा सा ऊपर एक लंबी सी लाइन खींचूंगा, इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ठीक है। अभी बस सुनते चलो, गोल सा यूं बना दिया, इसको बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? साइड एंगल से देखो नीग्रोज ऐसी दिखते हैं, तो मेरे ये साइड एंगल हो गया, दिख रहा है ना। जो जितने भी नेग्रीटोज होते हैं, कौन होते हैं? नेग्रीटोज, वो स्पेशली जो इक्वेटर लाइन के पास में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, उनका हमेशा देखना, उनका फोरहेड ज्यादा ब्रॉड होगा, बाल वूलन और करली होंगे, बॉडी हेयर्स बहुत कम होंगे क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? जितना पोल्स पे जाओगे उतना बॉडी हेयर ज्यादा होंगे, पोलर बेयर, क्योंकि आपको उतना ही वो बाहर की ठंड से क्या करेगा? इंसुलेट। सोचो गर्मी तावड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा है और तुम्हारी बॉडी हेयर्स भी बहुत ज्यादा है,
पहाड़ी एरिया में जाओ, कुत्ते को देखो, उसका देखो बाल अच्छा दिखेगा, अच्छा कोट दिखेगा, और अपने गलियों वाले उनको देखो। तो ये ज्योग्राफिकल एडेप्टेशन है, क्या ये? तो सिमिलर लाइंस पर अफ्रीका का भी जब तुम मनाओगे तो इसको बोलते हैं स्कल ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? स्कल ऑफ अफ्रीका को मैं लेके आऊंगा, इधर आके बना दूंगा इसका हॉर्न। क्या बना दूंगा? वहां पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, स्कल ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्रीज हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्रीज हैं। 7-8 सवाल मिनिमम आ रहे हैं अब तो अफ्रीका पे। 2022 में 4 आए थे, 23 के अंदर 8-9 सवाल आए थे, इस साल अगेन 8-9 सवाल आए। और ये अफ्रीका के सवाल कहां से आ रहे हैं? ओल्ड एनसीईआरटी से। किससे आ रहे हैं? तुम में से किसी के पास, इस पूरे मार्केट में किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, हमारे पास पड़ी है, तुम्हें ज्योग्राफी ऑप्शन में मैं दूंगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की, जो तुम्हें मार्केट के दिल्ली में भी कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आया? और वो एक एनसीईआरटी इतनी अच्छी है, एक एनसीईआरटी एक कॉन्टिनेंट के ऊपर ही बनी हुई है, एक एनसीईआरटी पूरी अफ्रीका पे, एक एनसीईआरटी साउथ अमेरिका पे, एक नॉर्थ अमेरिका, एक पूरी इंडिया अलग स्पेसिफिक। उस टॉपिक पे बाद में। इक्वेटर के जस्ट ऊपर क्या है मेरा? अफ्रीका। इधर आया, इधर इसको बना दिया। अब जहां से नीचे लाया, नीचे आके टिप मार दिया और इसको आगे से जोड़, सिंपल। अफ्रीका पर, अफ्रीका में काम की याद रखने वाली चीज क्या है? जो स्कल बनाओगे, इसका जो फोरहेड बनाओगे, इसके नीचे से क्या जा रहा है? इस मैप को देख के क्या लग रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा नीचे तक कौन जाएगा, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका? इतना ध्यान रखें। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको उठा के यहां तक ही है। अफ्रीका के पास हर चीज बड़ी नहीं है, लैंड छोटा है उनके पास, बड़ा भी इधर लैंड साइज किसका है? साउथ। समझ में आया? बस इक्वेटर का याद रखना, इधर भी इक्वेटर बिल्कुल चोंच से निकलेगा और इधर इक्वेटर बिल्कुल इनके नीचे से आगे निकलेगा। समझ में आया? अब ये आ गया हमारा हॉर्न, इधर ही आके छोटा सा ऐसा वी बनाया और ये बना दिया एक पेनिनसुला, इससे जुड़ा। ये क्या है हमारा पूरा का पूरा? साउदी पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला। अब वो साउदी भी बोल लो चलेगा, एक ही बात, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, इस अरेबियन पेनिनसुला से आगे जाएंगे हमारा भारत। हमारा भारत इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, देख लो टच नहीं हो। समझ में आया? अब तुम्हें ऑटोमेटिकली बस तुम्हें इक्वेटर का ध्यान रखना, कंट्री वैसे सारे के सारे एडजस्ट होते जाएंगे। जैसे इसको लेके नीचे है, फिर आता है साउथ ईस्ट एशिया। क्या आता है? ये भी इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल सबसे नीचे पड़ता है सिंगापुर। कौन पड़ता है? जयपुर जितना एरिया है और इंडिया से ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी। दोनों स्टेटमेंट समझे? जयपुर जितना और पूरे इंडिया के पास भी नहीं है इतना ज्यादा, उनके पास क्या है? टेक्नोलॉजी। बिल्कुल इधर आके इसको मैंने ऐसे घुमा दिया यहाँ और एक मोटा सा पेट बना दिया जिंगपिंग का। कौन? चाइना। इसको लेके आया नवनेता, विश्व गुरु, कोरियन पेनिनसुला। अब ऑप्शनल में तुम चाहो तो सीधी भी लाइन खींच सकते हो, कोई नहीं पूछ रहा, पर जितना छोटी छोटी बारीकियों पे शुरू से ख्याल रखोगे उतना एग्जामिनर को भी तुम्हारा इंटरेस्ट जाएगा। 2018 का मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, भारत भूषण व्यास जी, वो जम्मू कश्मीर के थे और उस समय उनका बोर्ड था, और बाहर एक कॉमन चीज चल रही थी 2018 के, 2018 के ऐसे के अंदर आया था इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट। ऐसे में क्या आया था? मैंने, जनरली लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया का मैप वैप नहीं बनाना चाहिए, मैप फ्लो चार्ट नहीं बनाना चाहिए। मैं कहा सब भाड़ में जाओ, मेरा ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी। और क्वेश्चन ही क्या है? इंडिया बॉर्डर। एक इंडिया का मैप बनाया, बॉर्डर बना दिए और एक एक कंट्री के साथ इंडिया का बॉर्डर इश्यूज क्या है वो लिख दिया। बढ़िया नंबर फोड़े ऐसे। पहुंच गया इंटरव्यू स्टेज में। अब इंटरव्यू स्टेज में जैसे बाहर पहुंचे तो उस समय एक सबके पास ये था, बोले इन दिनों बोर्ड अंदर सबसे मैप बनवा रहा है। बोर्ड सबसे क्या बनवा रहा है? मैं खुश, क्योंकि मेरा ऑप्शनल क्या है? मुझसे भी बनवा दिया मैप, पर मुझे भी पेल दिया सालों। मैंने अंडमान निकोबार नहीं बनाया, इंडिया का मैप बनाओ। अच्छा बोले कि हाँ ठीक है, बात क्या डेप्थ देखा, ओ यू बिलोंग फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल, दैट्स गुड, देन फॉर श्योर यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड द इंडियन मैप। ऑब्वियसली सर। दे दिया खाली शीट, मैं मैप बना दिया। तो आर यू श्योर दिस इज द कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया? यस सर। पर उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि बताओ इंडिया का इकलौता इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है? अंडमान एंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जगह अगर एक है तो वो एक अंडमान। तो मुझे याद है मैंने अंडमान निकोबार ही नहीं बनाया, फिर मैंने उसको मार्क किया। अब जितनी छोटी छोटी बारीकियों पे मैं ध्यान दूंगा उतना एग्जामिनर के दिमाग में क्या आएगा कि इस बच्चे ने कितना ख्याल रख रखा है।
मैं चाहूं तो इस लाइन को सीधा भी ले जा सकता हूं, पर मैंने एक बार डिप मार दिया, क्या शो करने के लिए, कोरिया। आगे जाके इसको हल्का सा यूं किया और सीधी लाइन खींची, सीधी लाइन खींची अफ्रीका के जस्ट ऊपर तक। अब इसको तुम स्मार्ट वर्क चाहो तो ऐसे भी यूं भी कर दो, मैप दिखाने आया और एक बस खाली एरिया छोड़। ये वाले जो नेशन है ये स्कैंडिनेवियन, कौन है, 2024 और 2025 सन स्पॉट साइकिल चल रही है। क्या चल रही है, सन से जितनी भी रोशनी आती है उसकी 12 ईयर की एक साइकिल होती है। कितनी ईयर की साइकिल होती है, 12 ईयर। और जब जब 12 ईयर की साइकिल के अंदर वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, जितना ज्यादा वो इंटेंस होगा उतना ही अच्छे हमको ऑरोरा दिखेंगे। उतने अच्छे क्या दिखेंगे हमको, ऑरोरास क्या होते हैं, कौन निकालो, सर्च करो, देखो ऑरोरा, AURORA। ऑरोरा इमेजेस सेक्शन में आके देखो, दिखेंगे तो हर साल ही, पर इन 2 साल सबसे ज्यादा इंटेंस दिखे। समझ में आया। और जितना आप नॉर्थ पोल पे जाओगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से ऑरोरा देखने को मिलेगा। ये हमको अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पता चलेगा, जिसमें पढ़ेंगे हम जियोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे, याद करो, जो जियोमॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन डायरेक्ट है जियोमैग्नेटिज्म। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसी साल प्रीलिम्स में आया है नॉर्थ सी से कौन से कंट्री बाउंड्री करते हैं, 2024 प्रीलिम्स में आया। ना तुम्हारी एनसीईआरटी में ना किसी में, यहाँ एक एक छोटे से छोटा लेक का तुम्हें पता चल जाएगा बिना रटे। इस वाले रीजन को बोलते हैं हम नॉर्थ सी। क्या बोलते हैं, मैं आया, मैंने इसको कैसे बना दिया, एक डिप मारा अंदर, अंदर लेके और इधर आके इसको बिल्कुल ऐसे टच करके ऊपर। ये जो बीच वाला सी, वाला सी कौन सा है, मेडिटेरेनियन। तभी तो देखो ब्रिटिशर ने इस वाले कट को मार के यहां से क्या बना दिया, सुइज कैनाल। पहले इंडिया से ऐसे जाता था रास्ता और फिर यहां से आके यूं निकाल दिया शॉर्टकट। हमको पहले अगर रशिया से भी ट्रेड करना होता तो पहले यहां से आते थे, सुइज कैनाल क्रॉस करते थे, यूं आके इधर से फिर यहां पे आता था अंदर मॉस्को। हमने क्या किया, इधर से गए ईरान के थ्रू अंदर से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। अब INSTC का भी अगर कोई क्वेश्चन आया, इंडिया रशियन रिलेशनशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, मैं इस मैप को बना दूंगा वहां और यहाँ पर हाथों हाथ बॉर्डर खींच दूंगा, ये रहा INSTC, अर्लियर पाथ, न्यू पाथ। बात समझ में आया। ये है तुम्हारा वर्ल्ड मैप। ये जो छोटा सा सी है, सी का नाम क्या है, मेडिटेरेनियन। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इसको आइलैंड बना देंगे अलग से। आइलैंड मतलब बिल्कुल ही अलग लाके नीचे कर देंगे, इतना अलग, इसको बिल्कुल आगे लैंड को आगे चिपका दें। ऐसे बना देना कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो बिल्कुल लैंड लॉक, बिल्कुल क्या है वो, दोबारा इधर आओ, ये है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है ये, जहां तुमने साउथ ईस्ट एशिया बनाया इसी के नीचे लाइन पे आना। अफ्रीका जहां पर दिख रहा है इसके थोड़ा सा नीचे से शुरू करना, अफ्रीका के थोड़ा सा नीचे से और साउथ अमेरिका के थोड़े से ऊपर। ये वाला डॉट देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहां से मैं ऐसे आऊंगा और एक बनियान बना दूंगा, सैंडो बनियान। ये क्या हो जाएगी मेरी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास में छोटा सा लटका हुआ न्यूजीलैंड। ऐसे ही कोरिया के आगे छोटा सा जापान, जापान में चार चार ऐसे गोले गोले कर, और यहां स्मार्ट वर्क दिखाने के लिए मोटा सा फिलीपींस। एक क्या बना दोगे, इधर इंडोनेशिया के 3, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। इन लोगों को भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाते कुछ लोग। जापान को भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, पर मैंने क्या किया, इंट्रिकेसी, मैं चाहूं तो इसको एक बड़े एक ऐसे ही बना सकता हूं जापान, पर मैंने और स्मार्ट वर्क दिखाने के लिए क्या किया, 4 आइलैंड दिखाए। कितने आइलैंड दिखाए, आगे जाके पता चलेगा, होकाइडो, होन्शु, शिकागो, किंशु, 4 नॉर्थ टू साउथ ऐसी है। अभी सुनने में लग रहा होगा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, पर नहीं, आगे हर जगह हेल्प करेगा। जितना छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा एग्जामिनर तुमको रिवॉर्ड देगा, मार्क्स उतना ही है। अब इस ऑस्ट्रेलिया को देख के बताओ, सदर्न हेमिस्फीयर से अगर मैं चलूंगा तो सबसे नीचे वाला लैंडमार्क कौन सा कॉन्टिनेंट का आएगा, हमारा साउथ अमेरिका। फिर कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन सा आएगा, अफ्रीका इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ, और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुछ भी नहीं है। 23 डिग्रीज होता है, कितना होता है, 23.5 डिग्री। नॉर्थ एंड साउथ।
सूरज की रोशनी हमेशा यहीं पे बीच में रहती है, ओवरहेड। इसको अपन क्या बोलेंगे? जो भी इसके ऊपर है उसके ओवरहेड नहीं आएगा। जैसे जयपुर है, जयपुर 23.5 के ऊपर आता है, तो हमारी पूरे साल भर शैडो होगी। पूरे साल भर क्या होगी? सोचो मैं यहां पर खड़ा हूं, ये सूरज है बिल्कुल मेरे टांट के ऊपर है, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तो उस दिन जिस दिन बिल्कुल ऊपर होगा उस दिन मेरी क्या नहीं बनेगी? शैडो। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी सिटी में साल में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी शैडो नहीं बनेगी। तो इन शॉर्ट वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा सिटी है जो 23.5 के नीचे, क्योंकि सन वहां पर एक ना एक बार जरूर ओवरहेड होगा। मैं इस मैपिंग वर्क से सिर्फ इतना तुम्हें बताना चाह रहा हूं, अभी भले ही तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर अपने आप को एम्पावर्ड फील करो कि तुम्हारे प्रीलिम्स के कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? मैपिंग। मैपिंग से तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन, एंशिएंट साइट्स किसकी? हिस्ट्री की। जितना भी हिस्ट्री के अंदर आओगे, इधर उधर जितना भी लोकेशन आएगा वो सारा का सारा मैपिंग के ऊपर रिलाई करेगा। अब इस वर्ल्ड मैप को सबसे पहले मेंटली एब्जॉर्ब करो, पहले मन में रिकॉल करो और फिर बनाना स्टार्ट करो। हमने सबसे पहले किससे शुरुआत करी? बिल्कुल इस कोने से स्टार्ट करना, ऐसे बनाना, बस सीधे लाके इसका ध्यान रख। चाहो तो तुम इसको सीधा भी ला सकते हो, बस एक ऐसा गोल बना देना। क्या शो करने के लिए? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऐसे 2-3 ठूंठ बना देना, फिर वी शेप लाके ऐसे आके जोड़ देना। जैसी मैंने आके टेपर बनाया, मैंने उल्टा क्या बना दिया? एक वी। उल्टा वी बनाया, एक स्मूथली नीचे तक लेके आया, एक बिल्कुल कट मार के फिर ऐसे सीधे जोड़, काजू कतली की तरह जोड़ दिया इसको। पेज के नीचे तक लेके आऊंगा, क्योंकि सबसे नीचे कौन आएगा मेरा? एंटार्क्टिका। तो अगर एंटार्क्टिका तक नियरेस्ट कौन सा लैंड मास है? साउथ। समझ में आया? ठीक है। अगेन यहां से फिर मैं मेंटली इमेजिन करूंगा कि जहां पे मैंने ऐसे चोंच बनाई उसके सामने सामने क्या चल रहा है? मेरा इक्वेटर। तो जस्ट इस चोंच के ऊपर मैं एक लाइन बनाऊंगा और इसको मैं क्या बना दूंगा? मेरा अफ्रीका। अफ्रीका को पूरा मैंने गोल बनाया, एक बार पूरा गोल बना देना और नीचे लाके इसका छोटा सा क्या बना देना? एक हॉर्न। हॉर्न लाके नीचे ले आना, इधर लाके नीचे ले आना। सबसे आसान सबसे सस्ता क्या होगा? अफ्रीका। बस कोशिश करना है कि साउथ अमेरिका से ऊपर ही रहे आपका कौन? अफ्रीका। और जैसे ही अफ्रीका बनाने पे आए, फिर मैंने यहीं से आगे हॉर्न से चिपका तो मैंने क्या बना दिया? पेनिनसुला। कौन सा? अरेबियन। आगे चला, आगे चला, इस हॉर्न के लगभग बराबर तक मैंने मेरा क्या बना दिया? भारत। इसी के जस्ट आगे थोड़ा सा नीचे से पर इक्वेटर के जस्ट ऊपर से मैंने घुमा दिया किसको? साउथ। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर सब यहीं आएगा। समझ में आया? आगे जाके कौन आ गया? ये जिनपिंग। कौन आ गया? अब देखो तुमको मैंने बताया होगा, जिन जिन बच्चों को पॉलिटी पढ़ाया था, कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं। क्या आते हैं? मैं किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट या फिर उनको नहीं कोस सकता, पर अभी जस्ट मैं लॉ करके आया हूं। जस्ट क्या करके आया हूं? लॉ में आता है डिफेमेशन। क्या आता है? डिफेमेशन मतलब मानहानि। देखो राहुल गांधी ने बोल दिया था सारे मोदी चोर, 2 साल का उसको कर दिया था। समझ में आया? पर डिफेमेशन में मुझे पता चला कि डिफेमेशन के अंदर 10 एक्सेप्शंस होते हैं। कितने एक्सेप्शन होते हैं? एक्सेप्शन नंबर 8 है टीचिंग प्रोफेशन। नंबर 8 क्या है? अगर टीचर अपने टीचिंग प्रोफेशन के पढ़ाते समय किसी भी कोर्ट को, किसी भी एग्जाम्पल को अगर लेके आता है, उसको डिफेमेशन में काउंट। इसलिए लॉ आपको एम्पावर करता है। लॉ आपको क्या करता है? जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सबके सब लॉयर थे, क्योंकि उनको मालूम उनको अगर ब्रिटिशर्स से लड़ना है। मॉडरेट्स कौन थे? सारे के सारे लॉयर्स थे। सारे मॉडरेट्स लॉयर्स थे, तभी तो आप उनसे लॉफुली तो आगे लड़ पाओगे। जितने भी जो पुराने मिनिस्टर, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, किसी को भी उठा के देख लो, बड़े बड़े जितने मिनिस्टर्स हैं, शशि थरूर, किसी को भी उठा दो, सारे के सारे लॉ बैकग्राउंड हैं। तभी तो आप वो हैदराबाद से कौन आते हैं? ओवैसी। उनकी डिबेट किससे करवाते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी। दोनों ही कौन है? दोनों ही बैरिस्टर हैं। तो लॉ का नॉलेज, इसलिए वो कोट आता है, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। तुमने मैपिंग सीखा है, ये हर जगह तुमको आगे मदद करेगा। बना दिया मैंने ये मोटू सा, कौन है यहां पर? जिनपिंग। कौन है? आगे विश्व गुरु, विश्व नेता। ठीक है, आगे मैंने लाइन सीधी खींच दी, अफ्रीका के ऊपर तक लेके आ गया। आया, एक मैंने छोटा सा डिप मारा, आ गया, इसको लाइन से जोड़ दिया। ये कौन है? सबसे बड़े चोर। हीरा मंडी यही है। सबसे बड़ी हीरा मंडी कहां है? यूके में। वो घूमती है ना क्राउन कोहिनूर लगा के, तो हीरा मंडी तो वही हुई सबसे बड़ी।
अच्छा हुआ मर गई। ये कौन है? ग्रीनलैंड। जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब वो क्वीन एलिजाबेथ ही थी, इतनी डोकरी होके मरी है। उनके लिए क्वीन थी, पर हमारे लिए तो सबसे बड़े अत्याचार ही उस मैडम ने किए। बात समझ में आया? वन कंट्री इज टेररिस्ट, अनदर कंट्री इज हीरो। भगत सिंह को यूके में पढ़ाया जाता है, ही वाज अ टेररिस्ट, बट विल वी कंसिडर भगत सिंह एज अ टेररिस्ट? ये छोटा सा क्या बनाया हमने? ग्रीनलैंड। इधर ग्रीनलैंड के नीचे एक छोटा सा, इसका नाम है आइसलैंड। यहां पर आया। अब देखो उधर चाहो तो इसको ना भी बनाओ, बट अगेन छोटी छोटी इंट्रिकेसीज का ख्याल रखोगे तो और ज्यादा रिवॉर्ड देगा। और सबसे लास्ट में मैंने यहां पर क्या बना दिया? अफ्रीका। ये क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलिया। बस थोड़ा सा नीचे से बनाना शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि साउथ अमेरिका के ऊपर हो। और इसके पास में मैंने क्या बना दिया? और ये ना मेरा इक्वेटर। अब एक बार खोलो तुम लोग एटलस वर्ल्ड मैप। अब मेरे मैप में कमी मत निकालो, बस एक चीज देखो कि इक्वेटर जैसी निकालिए, कुछ कुछ वैसी है या नहीं है। तुमको लमसम वैसा ही बनाना। ऊपर से देखने में ही लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ कुछ वर्ल्ड मैप ही है। मेजर मेजर चीजों का ख्याल रखो। क्या इस कल के नीचे से ही जा रहा है इक्वेटर? क्या जहां से वो काजू कतली की चोंच आ रही है उधर से ही निकल रहा है इक्वेटर? तो हम लगभग वही है ना। तुम्हें अपने याद करने के हिसाब से ऐसे ही बनाना, तभी तुम्हें एक्यूरेटली याद रहेगा। क्या नॉर्थ अमेरिका से जा रहा है इक्वेटर? देखो नहीं जा रहा होगा। इनफैक्ट मैक्सिको के पास से निकल रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस में कभी भी सन क्या नहीं होगा? ओवर है। जब सन डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है तो बताओ फिर लोगों के अंदर मेलानिन का कंटेंट ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। मेलानिन क्या होता है? सनरेज से आपको बचाने के लिए फिर बॉडी का कुछ मत करो, एक दिन धूप में ऐसे स्लीव फोल्ड करके चले जाओ तो वो आता है ना उसका आइडिया, हमी गौतम का काला गोरा, फिर लगाइए स्क्रीन गायब सब। तो जब आपका सनरेज ही स्लैंट हो रहा है, सनरेज क्या है? डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये सारे के सारे कंट्री आपके टेम्परेट कंट्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी ठंडे। 23 से ऊपर जाओगे तो एक वर्ड बोला जाएगा, और वो वर्ड क्या बोला जाएगा? टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट यानी जहां पर टेम्परेचर क्या है? कम। ट्रॉपिक्स यानी जहां पर सनरेज क्या है? डायरेक्ट। जैसे आओ उसी मैप के अंदर दोबारा देखो, ऑस्ट्रेलिया जो मैंने बोला था सही है, अफ्रीका से थोड़ा सा नीचे होगा देखो, और साउथ अमेरिका से थोड़ा सा ऊपर। लैटिट्यूड देखो, जो अफ्रीका को सबसे नीचे जो लैटिट्यूड जा रहा है उस लैटिट्यूड को फॉलो करते हुए जाओ ऑस्ट्रेलिया तक, तो देखो ज्यादा लैंड मास किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास होना चाहिए, है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशिया के नीचे से आके शुरू हो रहा है। देख लो इधर देखो, ये इंडोनेशिया वाले जो 3 आइलैंड है बड़े बड़े, देखो 3 ही होंगे बड़े बड़े, छोटे बहुत सारे होंगे, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। एक मोटा सा बना देना इधर दूर आके फिलीपींस, इक्वेटर के ऊपर। ऊपर देखो जापान की तरफ आओ, छोटे बड़े 4 आइलैंड दिखने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चाहो तो उसको एक ही बना सकते हो। ये है तुम्हारा वर्ल्ड मैप। अब सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? जिस भी कॉपी पे तुमने भी बना रखा है उस पेज को एक बार वेस्ट नहीं करो, एक खाली शीट निकालो और उस पर एक बार बनाओ, फिर जहां पे तुमने लिख रखा है इसके पीछे वर्ल्ड मैप बना। इस काम में टाइम लगेगा शुरू में, पर अभी देखो, अभी मैं अगर तुम मुझे बोलोगे मैं 15 सेकेंड में पूरा वर्ल्ड मैप बना, धीमे धीमे टाइम लगेगा, सीखो इसको। बोर्ड पे अच्छे से देख के बढ़िया आराम से चीटिंग करके बना। आज 3 मिनट लग रही है, पर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब 30 सेकेंड ही लगेंगी। हाँ अभी इसमें बनाओ, ये लैंडस्केप मोड में, इसको लैंडस्केप ही बोलते हैं ना, अभी पोर्ट्रेट में नहीं लेना। नॉर्थ अमेरिका से शुरू करना, साउथ अमेरिका को थोड़ा बड़ा बनाना। इन सब में कॉमन चीज देखो, सब में कॉमन चीज क्या है? जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है वो कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है या फिर वेस्ट में? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आया? द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन आर पोजिशन इन द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ईस्ट में कहां पर है? क्यों? अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट। अब ऐसे सोचो, तुम स्कूटी भगा रहे हो, ठीक है,
अब एक तरफ तो पुलिया की चढ़ाई है, एक तरफ पुलिया की ढलान है, मैक्सिमम स्पीड कहां पकड़ेगी? ठीक है, क्योंकि अर्थ भी यूं ही रोटेट कर रहा है, तो तुम्हें अर्थ के साथ साथ स्पीड में एक्स्ट्रा मोमेंटम मिलेगा। अब सोचो अर्थ की डायरेक्शन में अपोजिट अगर तुम जाना चाहोगे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ना। इसीलिए जितने भी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होते हैं, ये लॉन्च होते हैं, ये ऐसे कैसे निकलेंगे अर्थ के साथ साथ, तो इनको एस्केप वेलोसिटी में ज्यादा मदद मिलेगी। और दूसरी चीज, ईस्ट में होने का एक और फायदा है, क्यों? ओशन। अभी ऐसे सोचो, इन्होंने बजाय केप कनेवरल के यहां पर लगाया होता कैलिफोर्निया में, यहां पर क्या है इनका, अगर ये यहां से लॉन्च हुआ और सोचो हवा में ब्लास्ट हो गया, हवा में क्या हो गया, तो यहां पर तो नीचे आबादी है ना लैंड मास पे, अभी यहां से अगर निकला भी और ब्लास्ट हो भी गया, 2-4 वेल मर होगी, क्या फायदा, हमको पता भी नहीं चलेगा कहां पर जाके लैंड हुआ। ये जितने भी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन हैं, दे आर प्रेजेंट वेयर, फर्स्ट थिंग ऑन दी ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, और हमेशा वहां पर नियरनेस होगी किसकी, हाँ, नियर टू द इक्वेटर ऑब्वियसली। दूसरा, और किससे नियर होना चाहेंगे, या फिर वाटर बॉडीज, तो बहुत बड़ा वाटर बॉडी होगा। ठीक है, कौन कौन से कंट्री का हो गया, यूएस का, ये वाला मेनली किसके पास में है, यूरोप। यूरोप यहां से यूएस भी लॉन्च कर देता है कभी कभी। ये वाला तो है किसका, हमारा इंडिया का। ये किसका है, चाइना का। ये वाला किसका है, जापान का। बच कौन रहा है? अब आप देखोगे रशिया है ही पूरा का पूरा टेम्परेट। खोलो देखो वर्ल्ड मैप, रशिया ऑलमोस्ट पूरा रशिया देखो 40 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ही आ रहा होगा। लैटिट्यूड देख लो, देखा कि नहीं देखा? सबसे ज्यादा दूर अगर कोई कंट्री है तो वो कौन सा है, रशिया। पर सबसे पहले अगर किसी ने फर्स्ट मैन टू दी स्पेस, यूरी गैगरिन। कौन था? यूरी गैगरिन के बारे में पढ़ना, ही इज अ लेजेंडरी पर्सन। मिसाइल टेक्नोलॉजी थी पास्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इन्होंने इंट्रिकेसी से बनाया, तब जाके बना रॉकेट। ठीक है, रॉकेट और मिसाइल में क्या फर्क है? मिसाइल का अल्टीमेट एम क्या है, फटना। रॉकेट का अल्टीमेट एम क्या है, फटना नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है उसको वहां पर सकुशल पहुंचाना, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो या फिर सैटेलाइट हो। यूरी गागरिन के टाइम पर मिसाइल्स हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर में। क्या हुआ करती थी? that person literally strapped himself with a missile और बोले कि मैं इसके अंदर कुछ एक चेंजेस लेके आया हूं, मैं दोबारा रिटर्न होके दिखाऊंगा। सोचो अपनी पूरी लाइफ कितने रिस्क, 57 में खुद को स्ट्रैप किया मिसाइल से, गया, मिसाइल ब्लास्ट वाला नहीं लगाया, फिर वहां से पैराशूट करके नीचे उतर के आया। फिर उसने बताया कि मैंने ये चीजें आके फील करी, फिर धीमे धीमे रॉकेट टेक्नोलॉजी बनी। फिर यूएस आया, फिर यूएस ने अपना अपोलो मिशन निकाला मून के लिए, फर्स्ट मैन ऑन द मून। समझ में आया? ये ऐसे ऐसे करके चीजें चली। तो रशियंस तो शुरू से आगे रहे थे स्पेस टेक में, तो फिर उनका स्पेस लॉन्चिंग पैड कहां है? यहां बीच में एक कंट्री पड़ता है, कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। देखो बहुत बड़ा लैंड मास होगा, देख रहा है, बहुत बड़ा लैंड। पूरा का पूरा जो कजाकिस्तान है, इसमें मिनरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। 1991 तक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी देख रहे हो ना स्थान, ये सारे के सारे यूएसएसआर का पार्ट। किसका पार्ट थे? रशिया यानी अर्स्टवाइल यूएसएसआर अपने सारे के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की अगर टेस्टिंग करता था तो वो कजाकिस्तान में करता था। कहां करता था? हम कहां पर करते हैं हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग? पोखरण में, क्योंकि पोखरण क्या है? डेजर्ट। ऐसे उन्हीं के लिए भी डेजर्ट एरिया कौन सा है? कजाकिस्तान। तो आज तो यूएसएसआर डिसमेंटल हो चुका, तो उनके फ्रेंडली रिलेशन बहुत अच्छे हैं कजाकिस्तान से। तो सिमिलर वे में यहां पर पड़ता है बाइकनूर, बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। कॉस्मोस का मतलब ही क्या होता है? यूनिवर्स। ठीक है, बाइकनूर स्पेस स्टेशन है किसका? रशिया। पर ये प्रेजेंट किधर है? कजाक। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्यों बनाना होता है? नियरनेस टू द ओशन क्यों चाहिए होता है? इनकेस मिशन क्या कर गया, इनकेस इफ द मिशन फेल, तो
जो कोलेट्रल डैमेज है, वर्ड क्या आएगा? कोलेट्रल डैमेज। डैमेज कम हो, डैमेज किसका? लाइफ का एंड प्रॉपर्टी। इसीलिए हम वहां पर क्या बनाते हैं? ओशन। डेजर्ट में भी अगर आप बनाओगे तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं होगा। और वो कंट्री अब उस एडवांसमेंट लेवल पर पहुंच चुका है कि उसका कोई भी स्पेस मिशन फेल नहीं होगा। एक और कंट्री बच रहा है अब, इजराइल। कौन बच रहा है? इजराइल बिल्कुल यहां है। हर साल पूछते हैं मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर कौन करता है, तुम्हें सब पता चल जाए। यहां पर है इजराइल, और इजराइल न्यूज में भी है। इजराइल ने बिल्कुल इधर बनाया है। इजराइल वाले का नाम क्या है? पालम चिन्ह। क्या है? पालम चिन्ह। अब इन्होंने यहां बनाया है, पर जैसे ही मैं इजराइल को क्रॉस करता हूं तो इधर पड़ता है लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी, इराक, ईरान, ये सब पड़ते हैं। इनके लिए तो अच्छा है, अगर कोई स्पेस मिशन अगर फेल भी होगा इजरायली की न्यूज तो जाके तबाही करेगा इन सारे के साथ। इन्होंने जान, इसीलिए इन्होंने ये चाहते तो, क्योंकि इजराइल कुछ भी नहीं है, इजराइल ज्यूइश कंट्री है, वो अपने सारे के सारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग है वो यूएस के केप कैनावरल से भी करवा सकता है। उन्होंने जानबूझ के उल्टा कर दिया कंसेप्ट, लैंड मास के ईस्ट पे फिर वेस्ट पे, वेस्ट। और वहां पे क्या आसपास कोई इधर डेजर्ट वेजर्ट है? कुछ नहीं, इधर पूरी आबादी है बढ़िया सऊदी। हालांकि है तो ये भी डेजर्ट, पर जानबूझ के अच्छा है, कोई इधर ऊपर आके अगर फटेगा भी तो इधर ही आके गिरेगा इनके ऊपर, तो हमारा हेडक वैसे भी नहीं है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट। अब ऐसे सोचो, ये तो ऑप्शन की क्लास थी, हमने समझ लिया। ये ही डिट्टो क्वेश्चन सेम लैंग्वेज होगी साइंस एंड टेक के अंदर। एनालाइज द लोकेशनल पैटर्न ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस अक्रॉस द ग्लोब। क्वेश्चन आ गया जीएस 3 साइंस एंड टेक में। आंसर कहां छुपा हुआ है? ज्योग्राफी। मैप बना दिया, और अब देखो इस मैप को देख के लग रहा है ना कि इस बच्चे को मालूम है कहां कहां पे कौन कौन से स्टेशंस बने हुए हैं। मैप के अंदर सारे सारे स्टेशन को मार्क कर दो, लिख दो कैनेवरल, कैनेगरी लिख देना, कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनेवरल मार्क कर दो उसी मैप पे जो तुमने बनाया है, कैनेडी स्पेस सेंटर। हाँ कोई पूछो, कुछ पूछना है? सॉरी सॉरी बाबू। हाँ, अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है? वेस्ट। फीलिंग समझ गए शायद, इशारा सही किया होगा, यूं बोल उल्टा दिया। पालम चिन्ह, PALAMCHIN, पालम चिन्ह किसका है ये? पालम CHIN चिन्ह, इजराइल। प्रीलिम्स में अब मैच द फॉलोइंग में आएगा तो बढ़िया तरीके से टिकाना। इधर ओचिनोरा, RANOU, ओचिनोरा किसका है? जापान का। शीशांग नाम से ही लग रहा है किसका होगा? XI, चाइना। इजराइल का पालम चिन्ह PALAMCHIN। कहीं पर भी मार्क कर दो, शीशांग नीचे मार्क कर देना, जापान के नीचे ऊचिनोरा लिख दो। अपने नॉर्थ कोरिया वाला क्या करता है हमेशा जब भी मिसाइल टेस्टिंग करता है? इधर देखो, यहां ऊपर नॉर्थ कोरिया और यहां पर कौन है? साउथ। ये हमेशा क्या करता है? किम। दो खतरनाक आदमी है, ये मिसाइल कभी भी इधर नहीं भेजता टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इधर कौन है? रशिया है, चाइना, पकड़ पकड़ के मारेंगे इसको। ये हमेशा मिसाइल की टेस्टिंग कहां करेगा? इतना हरामी है, जापान के ऊपर से भेजेगा और यहां पे आके लैंड कराएगा, और जापान वालों की धुक धुक करवा देगा। या तो जस्ट इधर लैंड आके गिराएगा या इधर आके गिराएगा, ऐसा शैतान बच्चा है। अब सोचो इस कंट्री के पास में खाने पीने का नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन, पर इसके पास में मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और लैंड मास से कनेक्टेड सिर्फ दो ही कंट्रीज है, चाइना एंड रशिया। किम इकलौता ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में ट्रेवल करता है। उसका यकीन नहीं है एरोप्लेन में जाए कोई मिसाइल आगे फोड़ जाए उसको। ट्रेन में चलता है वो, सबसे सेफ, क्योंकि उसको सिर्फ दो ही कंट्री विजिट करनी होती है, चाइना और रशिया। तो उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर मिल रही होगी तो कहां से मिल रही होगी? तो उसको ऐसा पपेट बना के रख रखा है कि हम, अब जैसे ये कंट्री है, ये डायरेक्टली पंगा नहीं लेगा इससे, किसको आगे कर देगा?
समझ में आया? अब ये सारा का सारा मैप बना दिया, अब थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो। दिस लोकेशनल पैटर्न, this locational pattern suggests that there are certain set criterias, certain set criterias which are considered while positioning the satellite launch pads, and they are, अब आप लोगों ने जो मैप बनाया उसको सबसे पहले बॉक्स में डालो। हमेशा देखना, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी, XYZ, सब में जो मैप आएगा वो हमेशा एक बॉक्स में होगा। मेंस के अंदर भी ऐसा ही करना है। यहां देखो बोर्ड पे मैप बना दिया मैंने, ठीक है, उसको मैंने डाला बॉक्स में, और सबसे नीचे क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर, तो फिगर 1 2 हटाओ, डायरेक्ट ही लिख दो। क्या लिखेंगे, वर्ल्ड लोकेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। कॉपी को एकदम सीरियस लेके एग्जामिनर को अपनी इंटेंसिटी दिखाओगे। देखो मैंने इसको बॉक्स में डाला और बताया ये लोकेशन क्या बता रही, वर्ल्ड मेजर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। हमेशा देखना, एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, जो भी मैप और डायग्राम होगा हमेशा बॉक्स में होगा और नीचे लिख रहा होगा फिगर, डायग्राम, शेप, जो भी। तो लास्ट में हमने क्या लिखा, दे आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले इसको लिखना, नियरनेस टू द इक्वेटर। फर्स्ट पॉइंट इसको लिखो, नियरनेस टू द इक्वेटर। क्यों चाहिए नियर इक्वेटर के, लिखो इसका, नियरनेस टू द इक्वेटर, एज farther the distance from the center, lesser will be the gravity ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसमें लिख लो, द लॉन्च will be benefited from the rotation of the earth। और रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट। लास्ट पॉइंट लिख लो, प्रेजेंस ऑफ ओशन और लार्ज वाटर बॉडी, कहां पर, वेस्टर्न मार्जिन पे, फिर ईस्टर्न मार्जिन पे, ऑन द ईस्टर्न मार्जिन। और क्यों चाहिए होती है वाटर बॉडी, इन केस द मिशन फेल्स, in case the mission fails or is aborted।
और जितने भी क्या सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड्स हैं उनके हमेशा ईस्टर्न साइड पे ओशन ही है, एक्सेप्शंस भी हैं। कौन? इजराइल और सबसे बड़ा बाइकनूर। इजराइल के पास में नाम कोई छोटा सा डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम है नेगेव डेजर्ट। क्या है? ठीक है, उसको भी हटाओ, एक और लिख लो लास्ट, और इसी में पैरा चेंज करके लिख लो, और प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट, इसी पॉइंट में लिख देना, और प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट। और एक प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट में एग्जांपल में कौन आ जाएगा? बाइकनूर कॉस्मोड्रोम, बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। बाइकनूर कॉस्मोड्रोम लोकेटेड कहां? कजाकिस्तान, लिख लो कजाकिस्तान। पर अंडर में किसके? रशिया। देखो अभी आपने एक वर्ड लिखा होगा लोकेशन या फिर लोकेटेड, या नहीं भी लिखा होगा तो मैंने बोला होगा। ये आपने दो वर्ड सुने होंगे, देखो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी यहीं से पता चल जाएगी। एक वर्ड तो सुना होगा आपने लोकेशन, एक वर्ड सुना होगा आपने प्लेस। सुना है कि नहीं? प्लेस और लोकेशन दोनों वर्ड सुने कि नहीं? मन में एनालाइज करो, क्या दोनों चीज सेम है या दोनों चीज अलग अलग है? पहले मन में सोचो, फिर हाथ ऊपर करना कोई अगर डिफरेंस बताना चाहे। सोचते सोचते जब तक इस वाले पॉइंट को लिख लो कि नियरनेस टू द ओशन एंड डेजर्ट क्यों चाहिए? ताकि कि कोलेटरल डैमेज मिनिमम हो। कोलेटरल डैमेज, डैमेज किस किस का? लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सोचो, लोकेशन एंड प्लेस, ट्राई करोगी? बताओ, जोर से बोलो, बैठ के बताओ आराम से। तो फिर एरिया क्या होगा और रीजन क्या होगा? देखो वर्ड सुने ना, प्लेस, रीजन, एरिया, सब में डिफरेंस है, सब में डिफरेंस है। और इररेस्पेक्टिव तुम्हारा ऑप्शनल कुछ भी क्यों नहीं हो, ये इंटरव्यूज में जनरली सबसे पूछा जाता है। अगर मैं भी वहां पहुंचा था तो मुझसे ही पूछा था आर्टिकल 21 की डेफिनेशन बताओ, तो मैंने कुछ बच्चों को लिखवाया भी था, वहां लिखा हुआ है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, पर फॉलो क्या कर रहे हैं? ड्यू प्रोसेस। फंसाते हैं साले को, क्योंकि जनरली आप तो सारे के सारे जीएस तो करके आए हो। तो लोकेशन और प्लेस में और सोचो और क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ आपको की प्लेस थोड़ी सी, और गूगल पे अगर सर्च करते हो, डायरेक्शंस पे जाते हो, क्या सर्च करते हो? वो क्या बोलता है? योर प्लेस इज राइट, योर लोकेशन इज राइट। लोकेशन होती है ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में, लोकेशन किस में होती है? पर कभी कभी किसी लोकेशन पर मेरी इमोशंस होती हैं। स्वदेश मूवी, कौन सी मूवी? स्वदेश। स्वदेश मूवी के अंदर लोकेशन तो इंडिया है, पर शाहरुख खान के लिए उसका गांव क्या है? प्लेस। जब मैं किसी भी लोकेशन के साथ साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन को जोड़ लेता हूं तो मैं उस जगह को क्या बोलता हूं? प्लेस। लोकेशन इज मैकेनिकल एंड लोकेशन इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन। लोकेशन इज फिक्स्ड बट अ प्लेस इज नॉट फिक्स फॉर एवरीवन। फॉर एग्जांपल मथुरा, काशी, ठीक है, अयोध्या, ये लोकेशन नहीं है, ये हिंदुइज्म में क्या है? ये प्लेस। मक्का, मदीना, काबा, ये लोकेशन नहीं है, ये उनके लिए क्या हो जाएगी? प्लेस। हर लोकेशन प्लेस हो सकती है, समझ में आया? पर हर प्लेस लोकेशन, अल्टीमेटली इमोशन एफिनिटी का आ रहा है, रोल किस में आ रहा है इसका? तो जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी में आऊंगा, किस में आऊंगा? तो ह्यूमन ज्योग्राफर्स वाले क्या बोलेंगे कि भाई आप किसी भी कंटेक्स्ट को अगर बोल रहे हो तो वो प्लेस के कंटेक्स्ट में, एक आदमी है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो किसी भी एरिया से खुद को अटैच तभी करेगा जब उसका उस एरिया से क्या होगा? एक इमोशनल एफिनिटी। तुम जा रहे हो, घर से निकलती कुछ दूर चलती रास्ते में उसका घर, अब जो उसका घर है वो आस पड़ोसी के लिए तो क्या होगा? एक लोकेशन। तो तुम्हारे लिए क्या है? प्लेस है, तुम्हारा मन लग रहा है वहां। अब चाहे वो 50 किलोमीटर दूरी क्यों नहीं हो लोकेशन, तुम चाहोगे कि वो फटाफट मैं वहां तक पहुंचूं, बिकॉज दैट लोकेशन इज इमोशनल फॉर यू, दैट इज व्हाई दैट लोकेशन विल बी कॉल्ड प्लेस। तो यहां पर हमने क्या लिखा? ये सारी की सारी प्लेस है कि लोकेशन है? ये लोकेशन। पर जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगे, हेरिटेज पढ़ेंगे, टेम्पल्स देखेंगे, रेस देखेंगे, ट्राइब देखेंगे, तब हम एक वर्ड क्या लिखेंगे? स्मार्टली, प्लेस। तो एग्जामिनर को फील कराएंगे कि अब फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, कौन सी ज्योग्राफी आ गई है? ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ में आया?
अभी जो टॉपिक देख रहे थे इस वाले टॉपिक को एज इट इज तुम साइंस एंड टेक के अंदर भी आके यूज कर सकते हो। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था क्या था, शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था वो क्या है, लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट। फर्स्ट क्लास में देखा था हमने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, उससे फिर शॉर्ट करते हैं किस पे, हम अर्थ पे। अब हम अर्थ के बारे में देखेंगे। हेडिंग डालो, लिखो कंपोजिशन ऑफ अर्थ, लाइन खींच दो और लिखो कंपोजिशन ऑफ अर्थ। टोटली प्रीलिम्स का पॉइंट है, प्रीलिम्स के अंदर हाईली इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स हर बार पूछते हैं वहां पर। रीसेंट डिस्कवरीज ही है ये, जितना भी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं सिर्फ हमने 100 साल पहले ही पढ़ा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें नई हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि भी सारी की सारी चीजें क्या है, हाइपोथेसिस है। क्या है, जब भी तुम पढ़ोगे कि क्रस्ट की डेप्थ कितनी है, हर वेबसाइट अलग अलग डेप्थ दिखाएगा। कोई दिखा रहा है 5 से 30 किलोमीटर, कोई दिखा रहा है 40 किलोमीटर, कोई दिखाएगा लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर, कोई दिखाएगा 70 किलोमीटर। सब अलग अलग क्यों दिखाते हैं, कोई भी गया ही नहीं है खोदने के लिए। अभी हमने जस्ट देखा ये अर्थ है हमारा, अर्थ का पूरा डायमीटर कितना था, लगभग 12,000, ठीक है। ये रेडियस ही कितना है, ये इधर वाला 6,400, हमने अंदाजे में लेके चलो 6,400 रेडियस है। क्या ये, किलोमीटर्स। जितना मैं अर्थ की सरफेस में नीचे खोदता हुआ जाऊंगा, हर 100 मीटर की डेप्थ पे, 100 मीटर की, मैं जितना नीचे जाऊंगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, अराउंड कितना, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर अगर मैं नीचे आ गया, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अराउंड 30 डिग्री तक। अराउंड कितना, तुम और पागलों की तरह फावड़ा लेके खोदते जा रहे हो, 2 किलोमीटर नीचे पहुंच गए, तापमान कितना बढ़ जाएगा, 60। नाखून जलने लग जाएंगे, बाल जलने लग जाएंगे। जैसे लीबिया के अंदर एक बार 57 डिग्री पहुंच गया था टेम्परेचर, छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे, उनके नाखून जलने लग गए थे। हीट होता है, 100 डिग्री 80 डिग्री पे आते हैं तो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन रैशेस, और 100 डिग्री पे तो महादेव के पास पहुंच जाओगे। तो ह्यूमन लिमिटेशन है, वर्ड क्या है, हम अर्थ में नीचे तक आज तक नहीं गए। मैं जब तक कोई चीज को खुद जाके नहीं देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट एविडेंस। क्या बोलूंगा, खुद जाके देखूंगा तो क्या बोलूंगा, डायरेक्ट। इसीलिए हर चीज लमसम में चलती है। इसीलिए ना तुमसे प्रीलिम से पूछेंगे कि एग्जैक्ट डेप्थ बताओ, और ना तुमसे मेन से पूछेंगे एग्जैक्ट डेप्थ बताओ। समझ में आया। कंपोजिशन ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आके पता चला है कि अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स बनी हुई है। अर्थ के अंदर अलग अलग क्या बना हुआ है, लेयर्स। और वो लेयरिफिकेशन कैसे है, ऐसा बताते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, अभी मैंने जितना पतला बनाया है इतना ही क्रस्ट है। बिल्कुल अंदर आओगे, कोर भी 2 हिस्सों में, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। देखो आपकी 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी। बाहर क्या है, ये मेंटल, ME नहीं आएगा, ठीक है। और जितना पतला ये बनाया है उतना ही क्या है, क्रस्ट। क्लास में अगर थोड़ा सा समझना हो तो बस ऐसा थोड़ा सा बॉर्डर बना सकते हो अगर चाहो तो। ऐसे समझ लो, अगर अर्थ एप्पल है तो एप्पल के ऊपर जो स्किन होती है रेड कलर की, उतना ही है चौड़ा क्रस्ट। एग देखा है किसी ने, ठीक है। एग के ऊपर होता है हार्ड शेल, एक क्या होता है, फिर नीचे अंदर होता है येलो। वो येलो क्या हो जाएगा, कोर। येलो क्या हो जाएगा, कोर के बाहर जो व्हाइट व्हाइट है वो क्या हो जाएगा, जो उसका एल्ब्यूमिन है वो हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल। और जो बिल्कुल हार्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्ट। मैनी जियोग्राफर्स कोट अर्थ कंपोजिशन या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ सिमिलर टू दैट ऑफ द एग। जैसा एग है वैसा ही अर्थ। तो बोले ना अंडा पहले आई मुर्गी पहले, ज्योग्राफी। समझ में आया। तो सारी की सारी चीजें वैसी ही थी। बाहर अगर वो हार्ड शेल है तो वही हमारा क्रस्ट है, अंदर हमारा वो कोर है, और उसके बाहर वो क्या हमारा मेंटल। रॉक है,
हमारा जो क्रस्ट है किसका बना हुआ है? रॉक्स। अभी जस्ट हमने देखा जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट 100 मीटर्स पे कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 to 3 डिग्रीज सेल्सियस। अब ऐसे सोचो, अगर रॉक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता, रॉक क्या होता? तो फिर क्या होता? कंडक्शन और कन्वेक्शन, दो चीज बताई थी। एक था कंडक्शन, आगे मुझे कंडक्ट कराना है। वो देखा है वो ओलंपिक्स में वो डंडा लेके दौड़ते हैं, एक को दिया है, फिर वो अब वो डंडे को आगे वो बंदे लेके मूव कर रहे हैं, तो वो बंदे उसको क्या कर रहे हैं? कंडक्ट। सोचो वो डंडा ही अपने आप आगे आगे मूव करता, तो वो क्या हो जाता है? कन्वेक्शन। एक होता है कन्वेक्शन। यहां पे मैं फ्लेम्स दे रहा हूं, यहां पे चाय बन रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू मीडियम। जब हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? थ्रू व्हाट? थ्रू अ मीडियम। इट इज कॉल्ड व्हाट? कंडक्शन। जब हीट खुद ही आगे की तरफ मूव कर रहा है विदाउट एनी मीडियम, उसको मैं क्या बोलूंगा? कन्वेक्शन। ये आया, धूप आ रही है, यहां पर आया वाटर मॉलिक्यूल, इधर ये पानी है मेरा, वाटर। ये वाटर के अंदर से खुद ही यही वाले मॉलिक्यूल गर्म होंगे, यही ऊपर आगे पहुंचेंगे, इसको मैं क्या बोलूंगा? इवेपोरेशन। ये खुद मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये कंडेंस, फिर ये दोबारा नीचे आएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? कन्वेक्शन। वो मॉलिक्यूल खुद गया है। और जब हीट को मैं किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंडक्शन। ये था कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तुम लोगों को वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी से आके स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शनल बिल्कुल बेसिक से लेके चले। अब अगर रॉक वॉज अ गुड कंडक्टर, इफ रॉक, वर्ड क्या आ रहा है? इफ रॉक वर, क्योंकि वो असलियत में है नहीं, वर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तब क्या हुआ होता? सोचो तुम वो पानी और दूध हो, सोचो तुम कौन हो? पानी और दूध। तुम्हारे नीचे जो वो लोहे का पतीला है, वो लोहे का नहीं, रॉक का बना हुआ। किसका बना हुआ हो? तुम्हारा क्या हाल हो? अभी वो जो लोहे का पतीला है, ठीक है, स्टील, जो भी कुछ उसको बोलो, क्या वो यूटेंसिल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? जिसमें चाय बन रही है, ऑब्वियसली यस, तभी तो हीट को क्या कर रहा है? आगे ट्रांसफर। पर अगर उसकी जगह रॉक है, हमारा ये रॉक है, जो हमारा क्रस्ट है किसका बना है? रॉक। अगर ये रॉक होता गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो क्या होता? ये जो हमारा कोर है, इस कोर का टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर अराउंड कितना है? तो जो तुम्हारे नीचे 6000 डिग्री 7000 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, और अगर रॉक गुड कंडक्टर होते तो तुम ऐसे नाच रहे होते। क्यों? ताते नहीं हो गए होते नीचे से? कब तक नाचते? कब तक नाचते ये भी तो बताओ। एक समय तो वहां कंकाल नाचता। लाइफ सस्टेन ही नहीं करती अर्थ पे। अगर रॉक क्या होते? गुड कंडक्टर। तो इस क्रस्ट को और इस हीट के कंडक्शन को कंपेयर करो एक बॉइलिंग मिल्क पॉट से। घर में मम्मी दूध उबाल रही है, अब दूध नीचे हीट चले जा रहा है, जब तक हीट चले जा रहा है दूध क्या हो रहा है? उबल रहा है। तुमने बंद कर दिया उसको, फ्लेम को। जैसे तुम फ्लेम को बंद करो, बाहर का टेम्परेचर कम है और दूध का टेम्परेचर ज्यादा है। दूध की जो बिल्कुल टॉप वाली लेयर होगी वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आएगी और सबसे पहले अपना टेम्परेचर ड्रॉप कर देगी। ऊपर एक मलाई की परत जम जाएगी, उस मलाई को क्रस्ट मानो, उस मलाई को क्या मानो? अब तुम मलाई को ऊपर से छुओ, कुछ भी नहीं होगा तुमको, और उसको फोड़ के उंगली डुबो के रखो, ये यूं करने लायक भी नहीं बचेगी, क्योंकि नीचे भी दूध क्या है? गर्म। वही अर्थ है। अर्थ में अभी भी रेसिडुअल हीट है। हम क्या बोलेंगे? जब से यूनिवर्स बना है तब वो गर्म था। मैंने बताया था बिग बैंग, कोई चीज गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई। कुछ पुरानी हीट अभी भी ट्रैप है, और वो हीट ट्रैप अभी तक क्यों है? क्योंकि बाहर क्या है हमारा? क्रस्ट। क्रस्ट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा। समझ में आया? तो जैसे ही वो मिल्क पे एक लेयर बन जाता है, समझ में आया, क्रीम का, सिमिलरली क्रस्ट हमारा काम कर रहा है। क्रस्ट अपने आप में सॉलिडिफाई हो चुका है। क्या हो चुका है? और जैसे ये सॉलिडिफाई हो चुका है, ये रोक रहा है किसको? ट्रांसफर ऑफ हीट। इसीलिए यहां पर पेड़ पौधे, तुम और तुम्हारी प्लेस सारी की सारी जीवित है, क्योंकि नीचे की हीट बाहर नहीं आ। अब ये क्रस्ट की डेप्थ कितनी है?
क्रस्ट की जो डेप्थ है ये अराउंड 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। नेट पे 5 टू 25 और 30 भी दिखेगा, मैं जो लिखवा रहा हूं वो प्रूवन है, ठीक है। ज्योग्राफर्स यूनियन बाहर से लिया हुआ, इंटरनेट की साइट पे कोरा वोरा विकीपीडिया पढ़ना बंद, ठीक है। 5 टू 70, कहीं कहीं पे 5 है और कहीं कहीं पे 70। कहां पर है वो आगे देखेंगे, आइसोस्टेसी वाला एक टॉपिक आएगा उसमें। तो अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हमारा कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर मेनली 3 कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। मेनली कितनी लेयर्स हैं? 3। पहली लेयर कौन सी है? कंसेंट्रिक मतलब सर्कुलर, पहली है क्रस्ट। दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? कोर। कोर के अंदर डिवीजन कर रखा है, आउटर कोर का और इनर कोर। पहले डायग्राम बनाओ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। और ये जो मैंने कंपोजिशन बताया है बोर्ड पे, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ये डायरेक्ट एविडेंस है फिर इनडायरेक्ट एविडेंस है? कौन है जो खोद के गया होगा और बताया होगा कि नीचे कोर है, और नहीं और हम पढ़ रहे हैं कि नीचे कोर है? यही ज्योग्राफी है। अब तुमको इस थ्योरी को अगर रॉन्ग प्रूव करना है तो तुमको खुद फावड़ा लेके जाना पड़ेगा नीचे। अभी मैन काइंड, ह्यूमन काइंड कितना डेप्थ तक पहुंच पाया? मैक्सिमम कहां तक पहुंच पाया? 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8। अभी रुको, देखो हमने कितना बताया था, कितना है डेप्थ, रेडियस कितना है? मुझे अगर कोर तक पहुंचना है, मुझे यहां तक पहुंचना है कोर तक, तो मुझे कितना खोदना पड़ेगा? बिल्कुल सेंटर, 6400। और अभी डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स मशीन्स के थ्रू, एक्सकवेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ कितना पहुंच पाए? 8 किलोमीटर। और वो भी रशिया में। रशिया का साइबेरियन रीजन है, वहां पर डायमंड की माइन है। सरफेस टेम्परेचर -50 है। सरफेस का टेम्परेचर कितना है? तो मैं 8 किलोमीटर नीचे आया हूं तब जाके इनह्यूमन वो बना है। अभी सोचो मैं अगर ट्रॉपिक में हूं तो सरफेस पे ऑलरेडी टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री। मैं खोदता हो जाऊंगा तो 200 मीटर बाद गायब। समझ में आया? तो ये जितनी भी चीजें इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। सबसे पहले लिखो कंपोजिशन ऑफ अर्थ में, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ and its studies is mainly based on indirect evidences. And through various other sources we have found a detailed composition of the earth. Underline करो, detailed composition of the earth. अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा यहीं से, अब कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखो सब मेरी तरफ, 2 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। एक आएगा कंपोजिशन ऑफ दी और एक आएगा कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट। एक आएगा कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और सिर्फ क्रस्ट आएगा तो चीज अलग हो जाएगा। कॉमन सेंस से बताओ, कोई चीज ऊपर है और कोई चीज अंदर है। अंदर जितना आप अर्थ के अंदर जाओगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी? सतह पे ऊपर कौन आएगा फ्लोट करके? लाइट होगा। समझ में आया? जो चीज डेंस होगी वो कहां जाएगी? नीचे जाएगी। तो मैं जितना नीचे जाऊंगा उतना ज्यादा क्या इंक्रीज होगा? मेरा डेंसिटी। तो जब कंपोजिशन ऑफ अर्थ आएगा तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम उन चीजों की बात करूंगा जो कहां पर मिल रहा है मुझे, मेंटल और कोर में। क्योंकि क्रस्ट तो कुछ भी नहीं है। क्रस्ट इज लाइक व्हाट? लिखो आगे, द इंटीरियर इज डिवाइडेड इन, द इंटीरियर इज डिवाइडेड इन 3 concentric layers. CON, concentric layers. That is the crust, mantle and core.
खाली स्पेस में स्टार बना के लिखो। क्रस्ट, द थिकनेस ऑफ क्रस्ट, द थिकनेस ऑफ क्रस्ट is comparable to that of, is comparable to that of, इसे कोट अनकोट करके लिख देना, स्किन ऑफ एन एप्पल। स्किन ऑफ एन और आउटर शेल ऑफ एन एग। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ द अर्थ में मतलब हम तीनों के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, तो वही इनके ऑर्डर में लिखोगे, प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट आएगा। लिखो फर्स्ट आयरन, फर्स्ट लिखो, अब एक कनेक्टिंग लाइन डाल दो, एंड द कंपोजिशंस आर, एंड द कंपोजिशंस आर फर्स्ट आयरन। अब याद करो अपना जब मैंने सोलर सिस्टम बनाया था उसमें आप याद रखो टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब उसके अंदर कौन से हैवियर मिलेंगे फिर लाइटर मिलेंगे, हैवियर सिलिकेट्स। ठीक है, लिखो यहां पर। अभी अगर अपन जुपिटर पे रह रहे होते और जुपिटर पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे होते तो मोस्ट अबंडेंट के अंदर हम क्या लिख रहे होते, H2O ब्रैकेट में आइस। उनके यहां H2O किस फॉर्म में, सॉलिड। पर हमारे यहां मैक्सिमम पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट अबंडेंट क्या है, आयरन। क्योंकि पूरा का पूरा जो कोर है वो किसका ही बना हुआ है, आयरन है। समझ में आया, लिखो आयरन मोस्ट अबंडेंट। अब यहां देखो गौर से, जितना मैं क्रस्ट के नीचे जा रहा हूं, क्रस्ट से नीचे जा, सिर्फ बोर्ड पे देखो, समझो, एनालाइज करो। टेम्परेचर, डेंसिटी, इसका मतलब आयरन के मिलने के ज्यादा, आयरन डेंस ज्यादा है। ठीक है, आयरन के चांसेस ज्यादा मिलने के कहां है, सरफेस पे या फिर नीचे, इसलिए सरफेस पे गिनी चुनी जगह ही आ रहा है। अगर आएगा क्वेश्चन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमेशा प्लेटू के पास होगा। किसके पास होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, या फिर आसपास कोई वोल्केनो होगा। कोई क्या होगा, अगर सरफेस पे वोल्केनो, इसका मतलब नीचे से कौन बाहर आ रहा है, मैग्मा। नीचे से कौन बाहर आया है, और जैसे ही मैग्मा बाहर आके जम जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन, लावा। हमारा डेक्कन प्लेट्यू, हमारा कौन सा प्लेट्यू, हम मेडागास्कर से जुड़े हुए थे एक टाइम पे, और मेडागास्कर के जस्ट पास में एक वोल्केनो है, वोल्केनो का नाम है रियूनियन। हम चिपके हुए थे। अब ऐसे सोचो, ये वाला हाथ है मेडागास्कर, ये वाला हाथ है इंडिया, ये दोनों 200 मिलियन साल पहले जुड़े हुए थे ऐसे। इनके बीच में एक छोटा सा ये कौन है, वोल्केनो। यहां से वोल्केनो से बाहर क्या निकलता जा रहा है, मैग्मा। ये मैग्मा निकलता जा रहा है, दोनों तरफ क्या चिपके जा रहा है आपका, लावा। इंडिया टूट के अलग हो गया। इंडिया में जो लावा चिपका हुआ आज वो डेक्कन प्लेट्यू है, आज वो क्या है। इसीलिए इंडिया का, महाराष्ट्र का रॉक सैंपल और कर्नाटक का रॉक सैंपल है सेम मेडागास्कर के रॉक सैंपल से। कर्नाटक का रॉक सैंपल तमिलनाडु के रॉक सैंपल से सेम नहीं है। वो सेम किससे है, मेडागा, वो करण अर्जुन पास में से जुड़े थे। छोटा नागपुर प्लेट्यू सिमिलरली वहां पर भी क्रैक था। क्या था, जैसे ही क्रस्ट फट जाएगी, सोचो क्रस्ट फट जाएगी तो नीचे से बाहर क्या आ जाएगा, मैग्मा। मैग्मा बाहर आके धीमे धीमे जम जाएगा, और मैग्मा है वो नीचे से आ रहा है। इसका मतलब नीचे से आ रहा है तो नीचे जो मिनरल्स हैं वो क्या आपके ज्यादा डेंसर, आयरन, मैग्नीशियम, निकल, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप बताओ, अगर आपको इंडस्ट्री बनानी होगी तो किधर बनाओगे, प्लेन एरिया में, प्लेट्यू एरिया में। इसीलिए बीइंग अ ज्योग्राफर यू नो विच इंडस्ट्री विल बी प्लेस्ड वेयर, क्योंकि आपने मिनरल स्टडी कर रखा है हर जगह का। अब समझ में आया टॉपिक का, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, सारे की सारी अर्थ में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा मुझको, आयरन, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे प्रेजेंट ही क्या है, आयरन। बदकिस्मती से आयरन सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आयरन ज्यादा डेंस होता है। तो आयरन सरफेस पे तो सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा जहां पास में क्या है, कोई वोल्केनिक फीचर या फिर प्लेट्यू। बात समझ में आया कि नहीं आया, देखो आगे, आयरन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, हाईली स्टेबल इन नेचर। आयरन में लिखो नेक्स्ट वन, हाईली स्टेबल इन नेचर। देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नाम सुने होंगे, ऑक्सीजन ऐड होता जाता है उसके अंदर,
मोस्टली स्टेबल इन नेचर। आयरन के बाद में नेक्स्ट लिखो, तो सबसे ज्यादा पूरी की पूरी अर्थ में क्या मिलेगा आपको? आयरन। अगला लिखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या गैस के फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन हमेशा चिपका हुआ मिलेगा किसी और एलिमेंट के साथ। जैसे आयरन जहां जहां मिलेगा वहां पर भी ऑक्सीजन भी चिपका मिलेगा उसके साथ। समझ में आया? लिखो ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SiO2 सबसे ज्यादा सिलिका है। ये जितना भी तुम मिट्टी विट्टी देखते हो सब कुछ सिलिका ही है, सारा का सारा रॉक, सारे के सारे मिनरल्स को अपन क्या बोलते हैं? सिलिकेट्स। क्या बोलते हैं? सिलिकेट्स। और हर सिलिकेट में अगर आउटर शेल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऑक्सीजन का टोटल कितना होता था? 8। या तो वो 2 दे देगा या किसी से 2 ले लेगा, देने को ज्यादा तैयार रहता है, जुड़ जाएगा किसी के साथ जाएगा। समझ में आया? लिखो नेक्स्ट ऑक्सीजन। सिलिकॉन। नेक्स्ट लिखो आयरन के बाद में सिलिकॉन। दे आर द इंप्योरिटीज। दे आर द इंप्योरिटीज। प्रीलिम्स में तो बस डायरेक्ट सवाल आएगा, मोस्ट अबंडेंट इन दी अर्थ। आंसर क्या करना है तुमको? आयरन। अब वहां पर इन दी क्रस्ट आ जाएगा तो कॉमन सेंस लगाओ, तो क्या आयरन होगा? क्रस्ट मतलब ये आउटर लेयर, इस पूरी पूरी आउटर लेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट आयरन तो नहीं सकता, आयरन ज्यादा डेंस है, वो तो अंदर की तरफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सिलिकॉन के बाद में लिखो मैग्नीशियम। इट इज अ हेवियर सिलिकेट। इट इज अ हेवियर सिलिकेट। एनसीईआरटी वाले बच्चे लिखते हैं मिनरल्स, हम ऑप्शन वाले बच्चे क्या लिखेंगे? सिलिकेट्स। ठीक है, इट इज अ हेवियर सिलिकेट एंड इट इज प्रेजेंट अलोंगसाइड आयरन। इट इज प्रेजेंट अलोंगसाइड आयरन। और सबसे लास्ट लिखो सल्फर। Most of the minerals are present in sulfide form. In sulfide form. अब देखो सिर्फ मैं सिर्फ रॉक साइकिल भी नहीं किया और आगे क्या लिखा रहा है? डायग्राम क्लास 7। तुम्हारे एनसीआई और तुम आगे जाके शॉक हो जाओगे जब मैं तुम्हें पीवाईक्यूज करवाऊंगा क्लास में, तब तुम्हें पता चलेगा छोटे से छोटा पीवाईक्यू भी जो यूपीएससी पूछ रही है अपने ऑप्शनल पेपर में, वो क्लास 8th और 7th की एनसीईआरटी से आता। और हम वो पढ़ते ही नहीं है, हमको लगता है तो बच्चे पढ़ते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको नहीं मालूम। ये वाला एक डायग्राम मिलेगा तुमको एनसीईआरटी में क्लास 7th में, इसको बस कल देख के आना है। कल अपन पढ़ेंगे क्लास में रॉक साइकिल। क्या पढ़ेंगे? लास्ट ईयर मेंस के अंदर पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स? व्हाट आर? अब हर जगह अगर आप देखोगे तो रॉक्स में सिर्फ 3 ही नाम आते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फ। मैंने क्लास में सबसे पहले इग्नियस को प्राइमरी ही लिखवाया। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले आ। अब वो जो हमने जो डायग्राम बनाया था यार नोटपैड पे आगे देखो, ये जो हमारी क्रस्ट है, याद करो वो जो दूध गर्म किया था हमने, वो हीट देनी बंद करी, इसीलिए फिर वो क्या हुआ हमारा? सॉलिडिफाई। सब कुछ तो पहले मैग्मा ही था। इस मैग्मा के अंदर जो जो चीजें लाइट थी वो ऊपर आके चली गई और ऊपर जाके क्या हो गई? वो सॉलिडिफाई। पर धीमे धीमे अंदर से जो रॉक निकलनी स्टार्ट हुई, वो सबसे पहली रॉक ही कौन सी थी आपकी? लावा। जो सबसे पहले जो पत्थर बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका? लावा। लावा यानी इग्नियस रॉक। इग्नियस, क्योंकि लैटिन में इग्निस का मतलब होता है फायर। तो देखो मैग्मा और लावा दिखता है, आग सी दिखती है ना। ठीक है, तो जो सबसे पहली रॉक आई थी वो इग्नियस रॉक होती है, तो पहली को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी। अभी जो हमने डायग्राम देखा था उसको एक बार घर जाके साइड में कहीं बना के लाना, कल उसको मेन बॉडी में बनाएंगे। और सबसे सिंपल डायग्राम देख के बनाना, अगर एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा तो इंटरनेट पे देखना, जो सबसे छोटा हो वो। ठीक है, और सबसे छोटे के अंदर कुछ नहीं होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फ, और इन तीनों के बीच में एरो बन रहे होंगे 2-3, बस उनको देख के लाना। ठीक है, अभी हमने जस्ट क्या देखा? कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और लिखो, कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट। हाथों हाथ इसको भी लिख दो, कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट, स्टार बना के लिखो।
अभी तो देखो पूरी की पूरी अर्थ पे क्या कंपोजिशन है मिनरल्स का, सबसे ज्यादा पूरी पूरी अर्थ पे कौन है, आयरन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, क्रस्ट पे। लिखो कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट, फर्स्ट नंबर पे लिखो ऑक्सीजन। अगेन ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होगा, किसी न किसी से जुड़ा होगा। ऑक्सीजन क्या लिख लो, अराउंड 47%। और जहां लिखा है आपने कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट के ब्रैकेट में लिख दो स्किन ऑफ एप्पल, हमेशा याद रहेगा। अराउंड 47% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में लिखो सिलिकॉन। कभी कभी देखो तुमने नई बोतल खरीदी होगी तो उसके अंदर एक पाउच आता है, वो सिलिका वाला ही होता है, उसको बस खाना नहीं कभी। जितना ज्यादा सिलिका ऐड होगा, जितना ज्यादा क्या ऐड होगा, चीजों का कलर उतना ही ज्यादा लाइटर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसको पन्नी उफाड़ के देखने से डस्ट जैसी दिखेगी, ब्राउन लाइट येलो। जितना सिलिका कम होगा इसका मतलब उतना ही हैवियर मिनरल्स ज्यादा है। हैवियर मिनरल्स में कौन कौन आ जाएगा, मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम। उस पत्थर की अपीयरेंस ज्यादा डार्कर होगी, जिसके अंदर सिलिका ज्यादा होगा उस पत्थर की अपीयरेंस लाइटर होगी, जिसमें सिलिका कम होगा उस पत्थर की अपीयरेंस ज्यादा डार्कर होगी। तो तुम्हें ऊपर से देख के पता चल जाएगा मिनरल ज्यादा किसमें, लाइट कलर्ड वाले में या फिर डार्कर। इसलिए जो घरों के जो नींव डालते हैं वो पत्थर देखो डार्क कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, डार्क नहीं लाइट कलर का होता है, सैंडस्टोन बोलते हैं उसको, जो नींव में डलता है। ऐसा व्हाइटिश ब्राउन ऐसा था कुछ होगा, बिल्कुल काला पत्थर से, काला पत्थर होगा तो उसको तो इंडस्ट्री में लेके जाएंगे ना, इसको पिघलाओ, इसके अंदर क्या है, आयरन। नींव में थोड़ी डालेंगे उसको, नींव में तो उसको डालेंगे जो सैंडस्टोन होगा, क्या होगा, समझ में आया। तो कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, तो क्रस्ट में आधे से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, सिलिका और ऑक्सीजन। और सिलिका और ऑक्सीजन अपने आप में क्या है, लाइटर सिलिकेट्स। दोनों का आगे ऐसे करके लिख दो, सिलिका एंड ऑक्सीजन के आगे लाइटर सिलिकेट्स। जहां पर लिखा होगा आपने सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर के लिखा होगा सिलिकेट, लिख दो लाइटर सिलिकेट्स। अर्थ सरफेस पे ऑलमोस्ट 2/3 क्या है, लाइटर सिलिकेट्स। ठीक है, लिख देना ऑलमोस्ट 2/3। नेक्स्ट लिखो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन सिलिकॉन के बाद में लिखो एल्यूमिनियम। अराउंड 26%, सिलिकॉन कंपोजिशन अराउंड 26%। याद करो बचपन में पढ़ा होगा, स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर लाइटर कौन होता था, एल्यूमिनियम। ठीक है, लाइटर है इसीलिए कहां पर मिल रहा है, क्रस्ट में। एल्यूमिनियम के आगे लिख लो अराउंड 8%। अब ओवरऑल अर्थ पे आयरन कितना प्रेजेंट था, देखो अराउंड 47, अराउंड 40 समथिंग, नहीं लिखवाया है परसेंट में, कोई बात नहीं, परसेंट हटाओ, पर इधर आगे लिखो कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट में आयरन अराउंड 5%, आयरन अराउंड 5%। तो देख रहे हो ऊपर क्रस्ट पे कितना कम है आयरन, और जहां जहां आयरन प्रेजेंट होगा वहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, आयरन एंड स्टील। क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मार्केट बेस्ड है, फिर रॉ मटेरियल बेस्ड है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा मार्केट तक क्या पहुंचाऊंगा। तो जहां पर लिखा आयरन उसके खाली स्पेस में लिखो, खाली स्पेस में लिखो लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एरो बना के लिखो रॉ मटेरियल बेस्ड। और मॉडल एंड लॉ के अंदर एक बंदा था, उसका नाम था वेबर। कौन था, ऐसे ह्यूमन ज्योग्राफी को जोड़ेंगे अपन शुरू से ही। वेबर ने बताया था कि इंडस्ट्रियल की लोकेशन या तो मार्केट बेस्ड होगी या फिर रॉ मटेरियल बेस्ड होगी। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो है जिसकी इंडस्ट्री कहां पर होगी, रॉ मटेरियल के पास। ठीक है, और आयरन के सबसे लास्ट में लिखो कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम में लिखो अराउंड 3 to 4%। क्या हमारी ह्यूमन बॉडी में है कैल्शियम, कहां पर, बोलते हैं तेरी हड्डी पतली तोड़ दूंगा, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या तोड़ दूंगा, तेरा कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, ये दांत हड्डियां किसकी बनी हुई है, ये कैल्शियम। हमारी क्रस्ट के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, ये आगे जाके पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। कैल्शियम को स्टार बना दो, कितना प्रेजेंट है, अराउंड 3 to 4%। कल अपन रॉक साइकिल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लास को वैसी फनल शेप में चल रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, फिर देखा अर्थ, अर्थ का कंपोजिशन, उसकी शेप, और अर्थ को करते करते किस पे अपन, क्रस्ट। अब क्रस्ट में क्या प्रेजेंट है, रॉक्स।
कल पढ़ेंगे अपन रॉक साइकिल। आज घर जाके एक छोटा सा काम है तुम सबका। सबसे पहले तो क्या देखोगे, वो रॉक साइकिल। दूसरा, आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है क्लास में, केप। क्या पढ़ा है? अब अगर 10 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर कितने पेज मिलते हैं? 2। कितने पेज मिलते हैं? तुमको कुछ नहीं करना, एक पेज लेना है, आज से एक ना खाली अलग से कॉपी बना लो, असाइनमेंट, इसमें ऊपर क्वेश्चन लिखना, आधे पेज में ही आंसर लिखना है इसका। कितने पेज में? व्हाट इज केप में ऊपर 1 या 2 लाइन में क्या जाएगा इसका? इंट्रो। छोटा सा यहां पर क्या बनाओगे? वर्ल्ड मैप। क्या बनाओगे? और वहां पर इंपॉर्टेंट केप की लोकेशन मार्क कर दोगे, बस। इसी के साथ साथ आधे पेज पे वर्ल्ड मैप की बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लोकेशन कहां की है, केप कहां कहां और देखने को मिलते हैं, वो भी पता चल जाएगा। ज्यादा नहीं है, 4-5 केप देखने, ठीक है? इतने तो मैंने क्लास में डिस्कस भी कर लिए थे, ठीक है? एक इंडिया का होना जरूरी है, और वो कौन सा हमारा? केप कॉमोरेंट। हर एग्जाम, अगर मैं तुम्हें फ्यूचर में कोई क्वेश्चन दूं कि डिस्क्राइब द माउंटेन पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया का भी जरूर लिखना, क्योंकि इंडिया भी तो पार्ट है किसका? वर्ल्ड। बच्चे कंफ्यूज सिर्फ वर्ल्ड का ही लिख के आते हैं, इंडिया का भी जरूर मार्क करना। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पहला असाइनमेंट है, कल इसको करके आना। तुम में से काफी बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं उसके अंदर यहाँ से फोटोज डालना स्टार्ट करूंगा, न्यूज़पेपर की कटिंग डालना स्टार्ट करूंगा। किस किसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, या फिर लिंक नहीं आया? जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे जाके उनसे बोलो उनको लिंक भेजो। समझ में आया? वो ग्रुप इनविटेशन का लिंक आएगा, उसको ज्वाइन करना, उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डालो। आज के सेशन में कोई डाउट और क्वेरी है किसी को? इसको रिवाइज करके आना, ठीक है? थैंक यू क्लास।